हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम कि हमारी 6 महीने की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। वो सारा रोड मैप जो है वो मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। हमने वहाँ पर थोड़ा बहुत सिलेबस के ऊपर भी डिस्कशन कर लिया था, पेपर पैटर्न के ऊपर भी डिस्कशन कर लिया था। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हम पेपर 1 का पूरा डिटेल में जो आपका सिलेबस डिस्कशन है वो करने वाले हैं कि आपका एग्जाम का जो सिलेबस जो है वो किस तरीके से रहता है, कौन कौन सी यूनिट्स आपकी आती है और यूनिट में भी कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो पूछे जाते हैं, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है। वो सारा जो डिटेल डिस्कशन जो है वो इस क्लास में हम करने वाले हैं पेपर 1 का। ठीक है, पेपर 1 जो है मैंने आपको बताया था सबका कॉमन होता है, तो आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, ज्योग्राफी, आपका सबका पेपर 1 जो है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, हम क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले ही मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। साथ ही साथ ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है, एक ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है हर्षिता मैम की पाठशाला। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको सिंपली टेलीग्राम के ऊपर सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला और वहाँ पे जाके आपको ऐसे मेरी फोटो लगी हुई दिख जाएगी, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चों ने उसको ऑलरेडी ज्वाइन करा हुआ है। एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर। यहाँ पे आपको क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहती है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप इसको भी देख सकते हो। हम शुरुआत करते हैं हमारी पहले पेपर 1 के सिलेबस से कि आपका पेपर 1 का सिलेबस जो है वो क्या रहता है। तो पेपर 1 में आपके मैंने बताया था आपके टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, तो आपका 100 मार्क्स का पेपर 1 जो है वो रहता है। ठीक है, अब इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टोटल 10 यूनिट्स आपकी आती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो पढ़ना होता है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं कि टीचिंग के क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं टीचिंग के, लेवल्स क्या क्या होते हैं टीचिंग के। इसके अंदर आपको 3 लेवल दिए हुए हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, इनको पढ़ना होता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है टीचिंग की, वो आपको पढ़नी होती है। ठीक है, सिलेबस आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी है और मैं हिंदी में भी लेकर आई हूँ, तो पहले इंग्लिश में समझा देती हूँ फिर हिंदी में समझाऊंगी। आपकी जो क्लासेस में लेने वाली हूँ वो भी आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगी, तो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं रहेगा क्लासेस में। ठीक है, फिर आपको लर्नर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कि भी जो आपके अधिगमकर्ता होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आपको 2 तरीके के लर्नर्स पढ़ने हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में। एक होते हैं अडोलसेंट, एक होते हैं अडल्ट लर्नर्स। ठीक है, तो आपको अडोलसेंट और अडल्ट जो अधिगम करता है दोनों के बारे में पढ़ना है। उनकी जो एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव विशेषताएं जो है, क्या क्या बदलाव आते हैं उनके अंदर, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, ये सब आपको यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ना होता है लर्नर्स की विशेषता के अंदर। फिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी टीचिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, तो टीचर के कौन कौन से फैक्टर हैं, लर्नर के कौन कौन से फैक्टर हैं, जो सपोर्ट मटेरियल होता है आपका, जो जिससे आपके है ना जो स्टडी मटेरियल होता है उसको सपोर्ट मटेरियल भी बोलते हैं, उसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ कौन सी होती है, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी टीचिंग को प्रभावित करते हैं। तो टीचिंग को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़ना होता है। ठीक है, साथ ही साथ मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं, तो यूजुअली लर्नर सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड मेथड आपको पढ़ने होते हैं। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, वो आपको यहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में पढ़नी होती है, जो मैं आपको यहाँ पे कवर करवा दूंगी। फिर ऑफलाइन मेथड और ऑनलाइन मेथड भी होते हैं। टीचिंग आजकल ऑफलाइन और ऑनलाइन भी हो गई है, तो ऑफलाइन तरीके कौन कौन से हैं पढ़ाई करने के, ऑनलाइन तरीके कौन कौन से हैं। ऑनलाइन में आपको 3 चीज़ें पढ़नी होती है, एक होता है आपका स्वयं, एक होता है आपका स्वयं प्रभा, एक होता है आपका मूक्स। ठीक है, तो इन तीनों के माध्यम से हम ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। तो इन तीनों की जो ऑनलाइन सिस्टम है आपको उसके बारे में सारा कुछ पढ़ना होता है कि ये कब आए थे, इनमें क्या क्या बातें होती है, क्या क्या इनकी प्रिंसिपल हैं, क्या क्या इसके क्वाड्रेंट्स हैं, कौन कौन से चैनल्स हैं। स्वयं प्रभा में टोटल 40 चैनल्स हैं, तो कौन से चैनल में क्या बात हो रही है, वो 40 चैनल कौन कौन से हैं, वो सारी बातें आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। ठीक है, और आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड में अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी है टीचिंग एप्टीट्यूड में। फिर आपके टीचिंग के सपोर्ट सिस्टम भी आते हैं कि भाई ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड और आईसीटी बेस यानी कि टेक्नोलॉजी का जो मेथड है वो कौन कौन से इसके सपोर्ट सिस्टम है वो आपको पढ़ने होते हैं। फिर लास्ट में आपका लास्ट वाला टॉपिक आ गया इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन का। अब हमने टीचिंग करेंगे तो बच्चे का मूल्यांकन भी तो करेंगे ना, मूल्यांकन कैसे करोगे आप वो भी आपको सिखाया जाएगा यहाँ पे। तो मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, इसमें आपको चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो आजकल नया
इंट्रोड्यूस हुआ है हायर एजुकेशन में, वो पढ़ना होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग मेथड यानी कि जिसको हम CBT मेथड के नाम से जानते हैं, जो हमारा एग्जाम भी होता है, UGC नेट का एग्जाम जो है वो CBT मोड पे ही होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग एग्जाम ही होता है हमारा। तो ये इसमें किस तरीके का एग्जाम होता है, इनोवेटिव मेथड्स कौन कौन से आ गए हैं, यानी कि कौन कौन से नए तरीके आ गए हैं मूल्यांकन करने की, इवेल्युएशन करने के, ये सारी चीज़ें आपको इस मूल्यांकन वाले टॉपिक में पढ़नी होती है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझने वाली है, रटने वाली चीज़ें आपको थोड़ी सी कम मिलेगी, समझने वाली चीज़ें आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, ये तो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में नहीं दी हुई है पर वो आपके एग्जाम में आती है। जैसे मैंने आपको बताया ICT बेस्ड मेथड कौन कौन से होते हैं, इसमें आपको ICT के कौन कौन से नए नए सॉफ्टवेयर है जिसको हम टीचिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपका हो गया पेडलेट हो गया, तो पेडलेट क्या होता है, यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। कैनवस क्या होता है आपका, मूडल क्या होता है आपका, है ना, ऐसे करके आपके बहुत सारे है ना सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम टीचिंग में यूज़ करते हैं। कभी हम PPT को बनाने में यूज़ करते हैं, कभी हम क्विज़ेस के लिए यूज़ करते हैं। क्विज़लेट होता है एक, है ना, एक होता है आपका एनीमेकर जो कि हम एनिमेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी टीचिंग में हेल्प करते हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ना होता है। आजकल ये टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक बन चुका है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो आपको हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। फिर एक और टॉपिक है आपका जो कि थ्योरीज़ वाला टॉपिक है। अलग अलग थिंकर्स ने अपनी अलग अलग थ्योरीज़ दी है, वो सारी थ्योरीज़ आपको पढ़नी होती है, कौन सी थ्योरी कौन से थिंकर ने दी है। तो ऐसे काफ़ी सारी नई नई चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी होती है, जो आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, इनडायरेक्टली तो सिलेबस का ही पार्ट है, तभी आपके एग्जाम में आती है, पर डायरेक्टली वो उसका नाम लिखा हुआ नहीं दिखेगा आपको सिलेबस के अंदर। ठीक है, पर मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करवा दूँ। तो ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड की बात होगी। आगे बढ़ते हैं, हम रिसर्च की बात करते हैं। तो रिसर्च में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तो रिसर्च में सबसे पहले रिसर्च होती क्या है, उसका मीनिंग देखना होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो सब आपको देखना होता है। बहुत सारे टाइप्स की रिसर्च होती है आपकी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, सर्वे रिसर्च होती है, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च होती है आपकी, है ना, बेसिक रिसर्च होती है, अप्लाइड रिसर्च होती है, एक्शन रिसर्च होती है, और भी बहुत प्रकार की रिसर्चेज होती है। तो वो सारी रिसर्च में हम क्या क्या करते हैं वो सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर आगे आपका एक टॉपिक आता है जिसका नाम है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो ये अप्रोचेस क्या है, काफ़ी सारी नई नई अप्रोचेस जो है वो आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड के सिलेबस में दी हुई है। उसका नाम कहीं पे भी नहीं दिखेगा आपको, लेकिन ये जो दो नाम दिए हुए हैं ना, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, तो पॉजिटिविज्म से लेकर पोस्ट पॉजिटिविज्म तक जो जो नई नई अप्रोचेज आई थी वो सब आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। वहाँ से सिंपल है, पर क्वेश्चन आपको जनरल जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे रिसर्च के मेथड्स पढ़ने होते हैं कि रिसर्च के कितने मेथड होते हैं, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव रिसर्च के काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं, तो टोटल 7 स्टेप्स होते हैं रिसर्च के, रिसर्च करने के। वो सातों स्टेप क्या क्या होते हैं और उस स्टेप्स में हम क्या क्या करते हैं वो सारा डिटेल में आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। फिर हम थीसिस राइटिंग कैसे करते हैं, हम रेफरेंसिंग कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका स्टाइल क्या होता है। यहाँ से भी आजकल काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पूछने लगे हैं। MLA स्टाइल होती है रेफरेंसिंग करने की, है ना, APA स्टाइल होती है, CMS होती है। तो इन स्टाइल में क्या क्या होता है वो सारी बातें आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। फिर हमने देखा था कि भाई टीचिंग में भी कौन कौन से ICT के टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो पढ़ना होता है। तो रिसर्च में भी कौन कौन से ICT के टूल्स इस्तेमाल होते हैं, रिसर्च करने के लिए भी हम ICT के सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं। तो वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर है जिसको हम रिसर्च के अंदर यूज़ करते हैं, रिसर्च करने से पहले कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, लिटरेचर रिव्यू में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, डेटा को कलेक्ट करने में या फिर रिसर्च का फॉर्मेट बनाने में, रिसर्च की स्टाइल बनाने में कौन कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। ये सारी बातें आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी किस तरीके से रिसर्च में हेल्प करती है वो आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। ठीक है, फिर लास्ट टॉपिक है रिसर्च एथिक्स, यानी कि रिसर्च में आपको कौन कौन से मूल्यों का ध्यान रखना होता है ताकि रिसर्च की जो गरिमा है वो बनी रहे। ये सारे आपको एथिक्स के अंदर पढ़ना होता है। फिर थर्ड पार्ट आता है आपका कॉम्प्रीहेंशन का, जहाँ पे आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है। आपको एक पैसेज गिवन होता है, उस पैसेज से रिलेटेड आपके टोटल 5 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ये सिंपल होता है, आपके ये 5 क्वेश्चन जो है वो आपके फ्री के हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हो पैसेज की तो आप इजीली वहाँ पे क्वेश्चन के आंसर जो है वो दे सकते हो ढूंढ के पैसेज में से। ठीक है, तो ये आपका थर्ड चैप्टर हो गया कॉम्प्रीहेंशन का। फोर्थ
चैप्टर आपका कम्युनिकेशन क्या था, कम्युनिकेशन का होता है, इसमें आपको कम्युनिकेशन के मीनिंग्स, कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये सब कुछ आपको पढ़ना होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके अंदर आपको वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है वो पढ़ना होता है। इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, इंट्रा कल्चरल, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। फिर कम्युनिकेशन के बैरियर्स, यानी कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन में रुकावट बनती है, वो रुकावटें कौन कौन सी हैं और किस किस तरीके से उन रुकावटों से बचा जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। और मास मीडिया और सोसाइटी से है ना जो रिसर्च, जो कम्युनिकेशन जुड़ी हुई है, वो सारी चीज़ें पढ़नी होती है। मास मीडिया और सोसाइटी की जो थ्योरीज है कम्युनिकेशन के अंदर, ये भी आपको इसके अंदर पढ़नी होती है, ठीक है। फिर आपका 5th चैप्टर आता है आपको मैथ्स और रीजनिंग का, जहाँ पे आपसे 5 क्वेश्चन पूछते हैं मैथ्स और रीजनिंग दोनों के मिला के। तो आपको यहाँ पे रीजनिंग में नंबर सीरीज, आपका लेटर सीरीज, आपका कोडिंग डिकोडिंग, रिलेशनशिप वाला जो आपका होता है, यानी कि ब्लड रिलेशन वाला जो आपका यूनिट होता है, टाइम एंड डिस्टेंस का जो आपका है ना यूनिट होता है, डायरेक्शन वाली जो यूनिट होती है, जो भी आपकी रीजनिंग आती है वो सारे टॉपिक्स इसमें पूछे जाते हैं। और आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में फ्रैक्शंस हो गए, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह जो होता है, एवरेज हो गए, ऐसे करके आपका जितने भी टॉपिक्स आते हैं मैथ्स के अंदर वो सारे कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 3rd चैप्टर आपका लॉजिकल रीजनिंग का होता है। चलो ये सब तो हमने पढ़ा हुआ होता है, मैथ्स भी हमको कहीं ना कहीं तो हमको पता होती है। टीचिंग रिसर्च भी आपने अगर बीएड वगैरह करी हुई है तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ा होगा, कम्युनिकेशन भी पढ़ा होगा। रिसर्च आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है और लॉजिकल रीजनिंग आपके लिए नया हो सकता है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग जो है ये हमने कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करी है तो उसमें हमने नहीं पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ता है, आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पढ़ना होता है कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के, कितने फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं आर्ग्यूमेंट्स के, मूड्स एंड फिगर्स क्या होते हैं, फैलेसीज क्या होती है, फैलेसीज यानी कि त्रुटियां। हम जो भी बात करते हैं, बात करने में हम कई बार ऐसी कुछ बातें बोल जाते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता है, ठीक है, कोई सेंस नहीं होता है पर फिर भी हम वो बातें करते हैं। तो जैसे मम्मी बोलती है ना कि भाई, अपन बोलते हैं कि मम्मी मेरा दोस्त वहाँ पे जा रहा है तो मैं भी वहाँ पे जाऊँगा, तो मम्मी क्या जवाब देती है कि दोस्त तो कुएं में गिरेगा तो तू भी कुएं में गिरेगा क्या। अब उस बात का कोई सेंस नहीं है, उसके पीछे एक फैलेसी है जो मम्मी बार बार यूज़ करती है, फिर क्योंकि हम बस फ्लो में बोल देते हैं कि तेरा दोस्त कुएं में गिरेगा तो तू भी गिरेगा क्या, तो बस वो सारी मम्मियाँ उस बात को यूज़ कर रही है, पर इसके अंदर एक फैलेसी है। तो ऐसे करके बहुत सारी फैलेसीज होती है जो आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। वो फैलेसीज क्या होती है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लासेस में समझाऊंगी। फिर आपको लैंग्वेज के अंदर कोनोटेशन, डिनोटेशन क्या क्या होती है, अलग अलग प्रकार की टर्म्स होती है, वो भी आपको यहाँ पे पढ़नी होती है, ठीक है। फिर आगे आपको देखना होता है कि स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, ये आपको पढ़ना होता है। एनालॉजीज क्या होती है, वेन डायग्राम तो आपने आई होप करा होगा रीजनिंग के अंदर, वो तो आपको आ जाएगा इजीली। फिर इंडियन लॉजिक यहाँ पे बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। इंडियन लॉजिक में आपको इंडियन लॉजिक क्या होता है, उसमें काफ़ी सारे प्रमाण दिए हुए हैं, 6 प्रमाण होते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थ, पट्टी, अनुपलब्धि, ऐसे करके 6 प्रमाण होते हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपका एक सवाल यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर आपका प्रमाण के साथ साथ अनुमान क्या होता है, आपका व्याप्ति क्या होता है और हेतवाभास क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको लॉजिकल रीजनिंग में पढ़नी होती है। अभी आपको नाम अटपटे लग रहे होंगे, नाम भी नहीं आप प्रोनाउंस कर पा रहे होंगे, पर जब आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को कवर कर लोगे तो आप फिर मास्टर बन जाओगे सारी चीज़ों की, ठीक है। फिर आपको 7th चैप्टर में आपका डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, जहाँ पे आपको काफ़ी सारा मतलब वो मैथ्स के आपको टेबल गिवन होती है, उस टेबल से जुड़े हुए आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। आपसे बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, टेबल चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, ऐसे करके आपसे चार्ट दे देते हैं और वो चार्ट के माध्यम से आपको 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। फिर आपका 8th चैप्टर होता है आईसीटी का, जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर साइंस पढ़ना होता है। आपको कंप्यूटर साइंस की कुछ जनरल एब्रीवेशंस होती है, फुल फॉर्म्स होती है, वो आपको याद करनी होती है। फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन फिक्स है, हर बार आता ही आता है। फिर बेसिक इंटरनेट क्या होता है, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, डिजिटल इनिशिएटिव कौन कौन से हैं हायर एजुकेशन में, हमने कौन कौन से नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, वो सारी चीज़ें, वो सारी स्कीम्स जो है वो आपको पढ़नी होती है। और आईसीटी एंड गवर्नेंस यानी कि गवर्नेंस में किस तरीके से आईसीटी का यूज़ हो रहा है, वो सब आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। फिर पेपर 1 का सबसे लेंथी यूनिट है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पे आपको पूरा एनवायरनमेंट पढ़ना होता है, बहुत लेंथी चैप्टर है, पर एक बार आप अगर पढ़ लोगे इसको तो आपके लिए इजी हो जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले देखना होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि
कुछ गोल्स हमने बनाए हुए हैं जो हमको अचीव करने हैं। जो आपकी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है इसका टाइम पीरियड तो 2000 से 2015 तक था, तो वो तो जा चुका है। पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये हमने बनाए थे 2015 में, इसका टाइम पीरियड 2030 तक है, तो वो अभी नहीं आया है 2030। तो ये हमको यहाँ पे सारे गोल्स पढ़ने होते हैं। आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है वो टोटल 8 होते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो टोटल 17 होते हैं। तो ये 8 गोल्स, ये 17 गोल्स क्या क्या है, इसका सीक्वेंस क्या है, वो भी आपको एक सीक्वेंस में याद करना होता है। क्या क्या बातें होती है इस गोल्स के अंदर, सारा डिटेल में मैं आपको यहाँ पे कवर कर पाऊंगी, ठीक है। उसके बाद में आपकी ह्यूमन और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन में एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है और उन एक्टिविटीज़ का हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है, क्या असर होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी होती हैं। फिर एनवायरमेंटल इश्यूज़ कौन कौन से हैं, लोकल इश्यूज़, रीजनल इश्यूज़, ग्लोबल इश्यूज़ हैं, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है ना, ये सारे पोल्यूशन आपको पढ़ने होते हैं। वेस्ट में सॉलिड लिक्विड वेस्ट होता है, बायोमेडिकल हजार्डियस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, ये सारे वेस्ट आपको पढ़ने होते हैं। क्लाइमेट चेंज क्या होता है और इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। और इन पोल्यूटेंट्स का ह्यूमन की हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है वो भी आपको देखना होता है। फिर आपको यहाँ पे नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज जो होते हैं उसको पढ़ना होता है। सोलर एनर्जी क्या होती है, विंड एनर्जी क्या होती है, सॉइल हाइड्रोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास, न्यूक्लियर एनर्जी, फॉरेस्ट एनर्जी, ये सारी चीज़ें क्या है वो आपको यहाँ पे इस एनर्जी वाले टॉपिक में पढ़ना होता है। फिर नेचुरल हजार्ड क्या होते हैं और उस हजार्ड के क्या क्या मतलब उसके क्या मिटिगेशंस हो सकती है, क्या क्या उसके डिज़ास्टर होते हैं हजार्ड से, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे करनी होती है। और लास्ट का टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका हर बार का फिक्स होता है। आपको अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग प्रोटेक्शन एक्ट्स हमने बनाए हुए हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल्स हमने बनाए हुए हैं एनवायरनमेंट से जुड़े हुए, जैसे कि आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया 1986 का, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज हो गया आपका, काफ़ी सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जो हमको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बात करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, रियो समिट्स है आपकी, है ना, अर्थ समिट्स है आपकी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। तो ऐसे करके जितने भी प्रोटोकॉल्स है जो हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड बनाए हुए हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सारे आपको प्रोटोकॉल्स यहाँ पे पढ़ने होते हैं, ठीक है। फिर आपका लास्ट चैप्टर होता है 10th चैप्टर, जिसका नाम है हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम क्या है, पहले हायर एजुकेशन सिस्टम क्या था, अब हायर एजुकेशन का सिस्टम क्या है, किस तरीके से सिस्टम जो है वो बदल रहा है, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर हम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। तो सबसे पहले तो आपको देखना होता है कि इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं हायर एजुकेशन के, है ना। एंशिएंट टाइम में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, नालंदा थी, विक्रमशिला थी, तो जितनी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, तो उसमें क्या क्या होता था, कौन कौन से गुरुज जो है वहाँ पे पढ़े हुए हैं, कौन कौन से स्कॉलर्स जो है उसमें पढ़े हुए हैं, कौटिल्य जो है वो कहाँ पे पढ़े हुए हैं, आपके जो है ना ब्रह्मगुप्त जो है आपके ब्रह्म है ना, भास्कराचार्य जो है आपके, आर्यभट्ट जो है, नागार्जुन जो है, ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। फिर हायर एजुकेशन का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है वो आपको देखना होता है। हायर एजुकेशन में काफ़ी सारी नई नई कमिटीज़ एंड कमीशंस आए हैं, वो कमिटीज़ क्या क्या है, क्या क्या रिकमेंडेशन है उनकी, क्या क्या सुझाव है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी होती है। फिर ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग के प्रोग्राम्स क्या क्या है वो देखना होता है। प्रोफेशनल, टेक्निकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या है वो आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। वैल्यू एजुकेशन भी आपको यहाँ पे पढ़नी होती है, एनवायरमेंटल एजुकेशन भी पढ़नी होती है, और साथ ही साथ पॉलिसीज़, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है हायर एजुकेशन के सिस्टम से जुड़ा हुआ, वो भी आपको यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा 10 यूनिट्स हो गए जो मैंने आपको बता दिया है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो भी मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत मेंशन करी है। आगे जब मैं आपकी यूनिट बाय यूनिट सारी क्लासेस लूँगी तो मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में कवर करवाती चलूँगी, ये भी बताऊँगी कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस का डिस्कशन हमने कर लिया है, या मैंने आपको बता ही दिया था कि हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, तो आपके टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन जो है वो आपके 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा हिंदी में भी गिवन है, आप देख सकते हो। सबसे पहला चैप्टर होता है आपका शिक्षण अभिवृत्ति यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का, दूसरा होता है आपका शोध अभिवृत्ति यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड का, थर्ड होता है आपका कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, फोर्थ चैप्टर क्या होता है आपका, फोर्थ यूनिट जो है वो आपकी संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन की होती है, फिफ्थ यूनिट जो है वो आपकी गणित और आपकी जो रीजनिंग आती है उसकी यूनिट होती है, सिक्स्थ आपकी जो है वो लॉजिकल रीजनिंग जिसको हम हिंदी में युक्ति युक्त तर्क कहते हैं उसका यूनिट होता है, सेवन्थ चैप्टर जो है वो आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन जिसको हम आंकड़ों की व्याख्या कहते हैं इसका यूनिट होती है, एट्थ आपकी सूचना संचार प्रौद्योगिकी होती है, आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, नाइन्थ यूनिट आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी कि लोग विकास और पर्यावरण क्या है, उस पर्यावरण से जुड़ी हुई क्या क्या बातें हैं वो आपको सब कुछ यहाँ पे इस यूनिट
में देखना होता है। और लास्ट की जो 10th यूनिट है वो आपकी उच्च शिक्षा प्रणाली यानी कि हायर एजुकेशन की होती है। ठीक है, तो ये आपकी टोटल 10 यूनिट्स होती है जो मैंने आपको हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे बता दी है। आगे करके हम धीरे धीरे अपनी क्लासेस जो है वो टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, आपको सारा सिलेबस जो है वो पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाई जो है वो करनी है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एक मेरा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो सारे अपडेट्स के लिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।